नमस्कार दोस्तों, welcome to UPSC Prelims PYQ series. In this video we will discuss another 5 questions of Indian polity, जिसकी हेल्प से आप ना सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस कर पाएंगे बल्कि आप अपने कंसेप्ट को भी रिवाइज कर पाएंगे. Today our first question is, consider the following statements. The 44th Amendment of the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. Second, the Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. Correct answer is B. That is, only second statement is true or correct, because 44th Amendment Act जो था 1976 में लाया गया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था. बाकी बहुत से प्रोविजंस थे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. एंड 99th अमेंडमेंट एक्ट था, वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड था, जिसने कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया था और उसको बाद में कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था. एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे चेंजेस किए थे. कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो डीपीएसपी से रिलेटेड हैं. जैसे आर्टिकल 39 ऐड किया था, वो किससे रिलेटेड है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर पीपल. आर्टिकल 43 ए ऐड किया था, जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इंश्योर किया गया था. किस चीज़ में पार्टिसिपेशन? इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में. आर्टिकल 48 ए ऐड किया गया था, जिसमें एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की गई थी. और प्रियम्बल में 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे. कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. इन एडिशन टू दिस, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी. कहाँ पे? पार्ट 4A में. कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में. इसके अलावा भी कुछ चेंजेस किए गए थे. लेक्चर 5 क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है. 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 2014 में लाया गया था. क्यों? कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस किया गया था. किस चीज़ के लिए? अपॉइंटमेंट करने के लिए जजेस की. किस चीज़ से रिप्लेस किया गया था? एक नई बॉडी सेटअप की गई थी, जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी उसको करने का काम था इसका. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया था 2015 में, 4th जजेस केस में. राइट. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? A. The decision taken by the Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court of law. B. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its powers by laws made by the Parliament. C. In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel of the Cabinet. D. State legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of Union legislature. In this context, correct answer is B. एक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है. आर्टिकल 142 के बारे में बात हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स हैं. वो क्या हैं वो आगे हम बात करेंगे. आर्टिकल 142 क्या करता है? डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है. किसको? सुप्रीम कोर्ट को. क्या करने की? अपने कार्य क्षेत्र में कोई डिक्री या कोई ऑर्डर पास करने की. किस चीज़ से रिलेटेड? कंप्लीट जस्टिस करने से रिलेटेड, संपूर्ण न्याय देने से रिलेटेड. कोई मुद्दा या कोई चीज़ उसके सामने है, अगर उसको लगे
तो वो उसके पास ये पावर है अपनी मर्जी से पूरा न्याय करने के पक्ष में कोई ऑर्डर या डिक्री दे सकती है। कुछ उदाहरण देख सकते हैं जिसमें कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज करके फैसला दिया है, जैसे ताजमहल की सफाई के लिए, अंडर ट्रायल्स की जस्टिस के लिए, और भोपाल गैस ट्रेजिडी के जो विक्टिम थे उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए, और जो लिकर बैन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था उसको नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे तक एक्सटेंड करने के। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द मोशन टू impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968. Number 2, the Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India. Number 3, the details of the process of impeachment of the judges of the Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act 1968. Number 4, if the motion for the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of total member of that house present and voting. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2, 3 only, 3 and 4, 1, 3 and 4. In this context, correct answer is 3 and 4. Only 2 statements are correct in this question. Let's see. The first statement is wrong because the motion to impeach judge of the Supreme Court, Speaker can reject it, right? It is mentioned in Judges Inquiry Act 1968. सेकंड जो है स्टेटमेंट वो क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये डिफाइंड नहीं है कि इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर का क्या मतलब है। ये चीज़ भारतीय संविधान में डिफाइंड नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इज द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस एक्ट में ये पूरी प्रोसेस डिफाइंड है, दैट इज़ ट्रू। और फोर्थ जो है, इम्पीचमेंट के लिए दोनों हाउसेज में मोशन को सपोर्ट चाहिए और स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, ये चीज़ भी करेक्ट है। इसके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। रिमूवल ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है? अगर क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमने जानना है तो लेक्चर 21 क्वेश्चन नंबर 4 में डिटेल से डिस्कशन हुआ है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, यू कैन विजिट एंड वॉच। यहाँ हम सिर्फ बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, लेकिन 3 प्रोविजंस लिख रखे हैं। क्या कि मैक्सिमम एज लिमिट 65 ईयर्स होनी चाहिए और वो रिज़ाइन कर सकते हैं किसको लिख के? प्रेसिडेंट के नाम लेटर लिख के। ही कैन बी रिमूव्ड ऑल्सो, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे? पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे। अगर उनको रिमूव करना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा? वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में क्लियरली मेंशन्ड है कि किस ग्राउंड पे उनको हटाया जा सकता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये क्या है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी और एक्ट ऑफ 1968 में भी कोई भी इसके बारे में डेफिनेशन नहीं दी। रिमूवल के लिए मोशन देना पड़ेगा। अगर लोकसभा में दिया जा रहा है तो 100 MPs का सपोर्ट होना चाहिए। अगर राज्यसभा में है तो 50 का सपोर्ट होना चाहिए। लोकसभा के केस में स्पीकर को दिया जाएगा, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। अगर वो एडमिट करते हैं मोशन को, अगर उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट में है। तो वो अगर एडमिट करते हैं तो वो एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी में कौन होंगे? चीफ जस्टिस होंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा। वो उस कमेटी को बनाएंगे किस लिए? ताकि वो जो भी चार्जेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। अगर कमेटी उनको गिल्टी पाती है देन जो मोशन है उसको दोनों सदनों में पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस
and 2/3 of those present and voting. उसके बाद वो मोशन प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, प्रेसिडेंट विल टेक द फाइनल डिसीजन। जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किस चीज़ को, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है। इसमें क्लियरली मैंशनड है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का मोशन अगर स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाता है, देन दे हैव पावर टू रिजेक्ट इट। अगर उनको ऐसा लगता है उस मटेरियल को देख के जो भी उनके सामने दिया गया है, या वो किसी से कंसल्ट करके ये डिसीजन ले सकते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. Number 2, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So D is the right answer. दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत हैं ये देख लेते हैं। नो हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर करने का, किस चीज़ को, सेंट्रल लॉज को, राइट। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है, अगर संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। डेट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू के अंडर सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। और डिटेल जान लेते हैं कि जुडिशल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है। ये सुप्रीम कोर्ट को एनेबल करती है क्या करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए इस चीज़ को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, दोनों के, सेंटर के या स्टेट के, इन तीन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट एग्जामाइन कर सकती है ये देखने के लिए कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं या नहीं, संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अकॉर्डिंग है या नहीं। यूएसए के केस में जो जुडिशल रिव्यू की पावर है उसमें जुडिशरी सिर्फ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्ट्स को एग्जामाइन कर सकती है, और यूके के केस में सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्ट्स को, क्योंकि वहाँ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर प्रोवाइड करता है क्या करने की, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। किस तरह, बाय इशूइंग रिट्स। अगर कोई चीज़ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, उनका हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोटेक्ट देम बाय इशूइंग रिट्स। लेक्चर 21 क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है। एंड हाई कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू क्या है कि उसके पास भी पावर है कि वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक्ट्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को वायलेट कर रहे हैं। जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंडर है, सेम पावर हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हाई कोर्ट की ये पावर वापस ले ली थी। कौन सी, सेंट्रल लॉ के रिगार्डिंग जो उसकी उनको एग्जामाइन करने की पावर है, लेकिन 43rd अमेंडमेंट एक्ट ने जो 1977 में आया था ये पावर रिस्टोर कर दी थी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Number 2, a High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So in this case, correct answer is A. Means only one statement, only first statement is correct.
and second is wrong as per UPSC's official answer key. कोई भी रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का, ही कैन बी कॉल्ड बैक, सुप्रीम कोर्ट उसको कॉल बैक कर सकती है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर पहले परमिशन लेनी पड़ेगी. दैट इज ट्रू. हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्यों ये गलत है. सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस के लिए प्रोहिबिट किया जाता है कहीं भी किसी भी इंडिया की कोर्ट में और बिफोर एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी. लेकिन आर्टिकल 128 ये पावर देता है इसको सुप्रीम कोर्ट को कि किसी भी रिटायर्ड जज को कॉल बैक किया जा सकता है काम करने के लिए. कौन कर सकता है? चीफ जस्टिस कर सकता है. किसकी परमिशन से? अगर वो प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेते हैं तो वो किसी रिटायर्ड जज को बुला सकते हैं. रिव्यू पावर देखते हैं हाई कोर्ट की. आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स एंड डिसीजंस. सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उसने जो भी फैसले दिए हैं अगर उनमें कहीं एरर लग रहा है, कोई गलती हुई है, इट कैन रिव्यू देम एंड रेक्टिफाई. आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, राइट. लेकिन इसमें क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर ले, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 137 में क्लियरली मेंशनड है. ऐसा हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 215 या किसी और आर्टिकल में क्लियरली मेंशनड नहीं. लेकिन केरला हाई कोर्ट ने जो 2021 में जजमेंट दिया था उसमें ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट के पास भी पावर है टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट अंडर आर्टिकल 226. जो रिट इश्यू करने की पावर है उसमें ये भी है हाई कोर्ट के पास कि वो अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है. लेकिन जो यूपीएससी की ऑफिशियल की है उसके अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. The question was in set A, question number 88. You can visit UPSC's official website and verify it. So we will go as per the UPSC's official website and its official answer key. So this statement is wrong. That is all in this video. Thank you.